Ja, guten Tag. Ich heiße उमा. अपना इंट्रोडक्शन मैं देसी ज़ुबान में ही आपको देना चाहूँगा पहली एपिसोड में। फिर आने वाली एपिसोड में हम मिलके जर्मन बोलेंगे। मैं 12 साल से यहाँ जर्मनी में हूँ। सिदरा को भी आलमोस्ट 6 साल हो गए हैं। And we were working together to achieve her language goals. She did B1 and C1 on her own. This shows कि लैंग्वेज अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप खुद से भी सीख सकते हैं। सो आई वॉज़ ऑलवेज सो पैशनेट अबाउट जर्मन लैंग्वेज। ऑल्दो मेरी स्टडीज़ इंग्लिश में थी, लेकिन मुझे शौक़ था जर्मन सीखने का। और सिदरा के अलावा बाकी भी कम्युनिटी को मैं इस तरह से अपने दोस्तों को हमेशा से मोटिवेट करता रहा, लैंग्वेज सीखने के लिए हेल्प आउट करता रहा। एंड देन वी हैड दिस आइडिया कि व्हाई नॉट मेक अ चैनल। एंड सो वी वर वर्किंग टुगेदर ऑन दीज डिफरेंट वीडियोज़। और हमारा गोल यही है कि किस तरह से ये एक मुश्किल प्रोसेस होता है, हर स्टूडेंट एक सा नहीं होता, तो आसान तरीके से किस तरह से लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स समझाए जाएं, उसे प्रैक्टिकल बनाया जाए। उसी को लेके एक सीरीज़ ये थी कि आपके कम्युनिटी सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में डिफरेंट क्वेश्चंस आपकी तरफ से आते हैं। तो आई थॉट व्हाई नॉट गिविंग माय ओन ओपिनियन। आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। आई विल जस्ट ट्राई माय बेस्ट टू गाइड यू इन दिस। बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। आपके सभी कमेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे इकट्ठे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेलेवेंट टॉपिक्स यू गाइस मेंशन्ड हेयर। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम एक एक करके ना सभी कमेंट्स को टैकल करेंगे। जी, तो हमारा पहला टॉपिक है जो कि आर्या और राशिदा ने भी जैसे कि आप कमेंट में देख रहे हैं मेंशन किया है कि जुमले बनाना और स्पीकिंग जो है वो टफ़ पार्ट है। और दिव्या का कमेंट भी कि ग्रामर रूल्स का तो पता है, लेकिन जब स्पीकिंग करनी हो तो फिर मसला बनता है। तो जैसे कि आप टाइटल में देख रहे हैं कि ग्रामर का हमें पता है, लेकिन जब उस ग्रामर को यूज़ करके हमें स्पीकिंग करनी पड़ती है तो हम स्टक कर जाते हैं। तो इसमें हमें देखना होता है कि अगर हम एक बच्चे की मिसाल लें, जब बच्चा 4 या 3 साल का बोलना शुरू हो जाता है और 5-6 साल का ठीक ठाक बोलता है, तो उस बच्चे को तो कोई ग्रामर नहीं आती। तो वो क्या करता है, वो लैंग्वेज एक्वायर करता है कि जैसे सुनता है वैसे ही बोलता है। और हम जो एडल्ट्स होते हैं, हमारा मसला ये होता है कि हम ग्रामर के रूल्स अपनी स्पीकिंग में फ़िट करने की कोशिश करते हैं। सो हम लॉजिकली देखते हैं कि कहाँ वर्ब है, कहाँ एडजेक्टिव, कहाँ नॉमिनेटिव, कहाँ अकुज़ाटिव, और ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है यहाँ पे कि हम ग्रामर तो सीखें साथ ही साथ, लेकिन ग्रामर को यूज़ करते हुए सेंटेंस जो बनाने हैं या स्पीकिंग जो करनी है, वो हमें अपने आप से ख़ुद से प्रैक्टिस करनी होती है कि हम अपने रूम में अपनी नोटबुक के ऊपर उन्हीं सेंटेंसेस को बार बार इस तरह से बोलें कि वो हमारे माइंड में रह जाएं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल A1 लेवल से हम ये छोटे छोटे सेंटेंसेस तो ऑलरेडी बना लेते हैं ना कि Ich helfe dir. Kannst du bitte mir helfen? Wo arbeitest du? Oder zum Beispiel, hast du kurz Zeit für mich? Ich möchte mit dir über etwas sprechen. अब ये देखें, लास्ट सेंटेंस थोड़ा बड़ा था, ठीक है। अब ये दो सेंटेंसेस को मैंने कनेक्ट किया। Hast du Zeit für mich? Period. Ich möchte mit dir über etwas sprechen. अब ये थोड़ा बड़ा थॉट है, तो ये ऑलरेडी एक छोटा सा एलिमेंट हमारे पास स्पीकिंग का आ चुका है। लेकिन मैं अब स्पॉन्टेनियस सिचुएशन में अगर होता, मुझे सिर्फ ग्रामर पता होती, तो ऑन द स्पॉट ये दोनों जुमले मैं इकट्ठे ना बोल पाता। लेकिन मैं क्यों बोल पाया कि मैंने अपने रूम में अपनी नोटबुक के साथ खुद से प्रैक्टिस की कि मैं इस तरह से ये जुमले बोल सकता हूँ ग्रामर को सामने रखते हुए ना। और मैंने इतनी दफ़ा बोले कि फिर स्पीकिंग में खुद ब खुद से वो जुमले स्लिप हुए। इसी टॉपिक 1 से रिलेटेड टॉपिक 2 है, उसकी हम बात फिर करते हैं टॉपिक 2 में। जी, तो टॉपिक 2 भी टॉपिक 1 से बहुत सिमिलर है कि स्पीकिंग और सेंटेंस कैसे बनाए जाए ना। तो इसमें लेकिन थोड़ा सा ये है कि सेंटेंस तो अक्सर हम बना लेते हैं, लेकिन ग्रामर का करेक्ट यूज़ करना
कि फॉर एग्ज़ाम्पल इश वाट ऑफ डिश ना, अगर हम इंग्लिश में देखें तो हम कहते हैं कि आई वेट फॉर यू ना, लेकिन जर्मन में प्रपोजिशन मुख्तलिफ है। अब इसी तरह से अगर आप ये जुमला बनाना चाहें कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इश मुश्ते मिट दिया स्प्रेशन ना, अब ये बहुत आसान है, मिट दिया क्योंकि विद यू ना, तो मिट और विद डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो जाती है। तो इसमें हमें ये देखना होता है कि कहाँ पे हम अपनी माइंड से किस लैंग्वेज, उर्दू में या हिंदी में या इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करके अपने थॉट को जर्मन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ हमें देखना होता है कि कहाँ वो एग्जैक्टली सेम चीज़ें वैसे ही होती हैं जैसे मिट दिया वाला केस, और कहाँ पे उसके बिल्कुल ऑपोजिट या उससे कोई उसका लेना देना ही नहीं होता, उस तरह का प्रपोजिशन फॉर एग्जांपल यूज़ होती है ना, इशवाट ऑफ डिश। तो अब ये इशवाट ऑफ डिश भी बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे इश हेल्फे दिया। अब हमने एक दफ़ा सीख लिया कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, इश हेल्फे दिया, तो हम कभी भी ऐसा तो नहीं बोलते इश हेल्फे डिश, हम, क्योंकि हमें पता है कि हेल्फन वर्ब जो होता है वो सिर्फ डाटिव केस के साथ यूज़ होता है, वो अक्वज़ाटिव के साथ कभी भी नहीं आएगा। और इसी तरह से हमें पता है कि इश वाट आउफ डिश, आउफ प्रपोजिशन यहाँ पे अक्वज़ाटिव केस के लिए आ रही है ना, वाटन जो होता है हमेशा मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं कर रहा, इश वाट फ्यू डिश नहीं। और तुम्हारे साथ वेट करना भी अजीब सा सेंटेंस है ना कि इश वाट मिट दिया। अगर आपके जहन में ये आता है कि आप किसी तीसरे दोस्त का वेट कर रहे हैं और आप अपने दोस्त को कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ उसका वेट करता हूँ, तो फिर आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे? इश वाट सुजामन मिट दिया आउफ इन ना, इश वाट आउफ इन। आप यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह से इस जुमले को बनाएं। और इस सूरत में आप क्या करते हो कि जैसे कि अभिजीत का यहाँ पे कमेंट है ना कि आई वंडर हाउ जर्मन्स मैनेज दैट, कि वो ग्रामर को करेक्ट कैसे यूज़ करते हैं और उसके साथ। तो ये तो वैसे ही है कि जैसे हम उर्दू या हिंदी भी ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेते हैं ग्रामर ना। मैंने अक्सर जर्मन से मेरी बात होती है तो समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर हैविंग डिफ़िकल्टी टू एक्सप्लेन अस जर्मन रूल्स। वो खुद भूल चुके हैं, जिस तरह हम उर्दू या हिंदी के रूल्स ग्रामर भूल चुके हैं कि हम ये कैसी चीज़ बोलते हैं, लेकिन हम ठीक बोल रहे होते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि आप जब शुरू में सेंटेंसेस बनाने शुरू करें तो आप करेक्ट उन्हें लिखें। ऑनलाइन रिसोर्सेज से हमेशा चेक करें कि इसके साथ प्रपोजिशन ठीक है, या आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो अपने टीचर से हमेशा कंसल्ट किया करें जहां आपको कन्फ्यूजन है, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल से एडवांस की तरफ दो दो तीन तीन ऑप्शंस होती हैं आपको एक ही चीज़ बताने के ना, तो वहाँ कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि टीचर भी कहता है कि यहाँ पे, उसे जर्मन में कहते हैं बाउचगेfühl, गट फीलिंग ना, कि यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होगा, या जब दो दो तीन तीन ऑप्शंस आपके पास होती हैं तो आपने फिर क्या करना होता है, अपने जर्मन से पूछना होता है कि तुम इस बात को कैसे कहोगे। इस टाइम मैं बात कर रहा हूँ स्पीकिंग की, कि जब आपने कोई सिचुएशन बतानी है। सेंटेंस बनाना जो होता है वो भी अगेन पहले टॉपिक जैसा ना, कि आप खुद से, आपको पता होता है कि ये फलाना सेंटेंस 3 वर्ड्स का है या 5 वर्ड का या 7 वर्ड का, आप जितना भी उसे लंबा करना चाहो ना। zum Beispiel वही मिसाल हम लेते हैं कि ich möchte mit dir über ein neues Thema sprechen, ठीक है। अब über ein neues Thema आया ना, ein neues Thema, das Thema की वजह से neues हो गया, और über हमें पता है कि accusative केस है। Aber tut mir leid, ich habe heute keine Zeit. Morgen vielleicht spreche ich mit dir über ein neues Thema. Ah, warte mal, ich habe vielleicht auch morgen keine Zeit. Vielleicht nächste Woche sprechen wir zusammen über ein neues Thema. अब ये देखिए, मैं खुद से इम्प्रोवाइज़ कर रहा था ना ये सेंटेंस, जो अभिजीत का कमेंट था कि टू स्पीक स्पॉन्टेनियस। अब ये अपने माइंड से मैंने एक सिचुएशन क्रिएट कर ली, करैक्टर अपने सामने रख लिया कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आप, आई होप यू अंडरस्टैंड द
मीनिंग ना, जो मैंने अभी सेंटेंसेस बोले, आप बेंच लेवल के इन चीज़ों की आपको समझ आ जाएगी। अगर मेरे एक्सेंट में कोई मसला हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो मैं अपनी स्पीड और स्लो कर लूँगा। सो यहाँ पे अगेन मैं दोनों चीज़ों को रिपीट करूँगा कि एक तो सेंटेंस बनाना और स्पॉन्टेनियस जर्मन बोलना कैसे, कि आपने पहले ख़ुद से सेंटेंस बार बार बनाने होते हैं, अपने माइंड में सोचना होता है कि फ़लानी चीज़ मैं कैसे कहूँ, कौन सा वर्ब यूज़ करूँ, कौन सी प्रपोजिशन के साथ ये हो। जब आपको श्योर हो जाता है, आप इंटरनेट से या अपने टीचर से कंफर्म कर लेते हो, फिर उसे आप अपनी नोटबुक पे लिख के बार बार बोलते हो। और आपने ये फ़िक्र नहीं करनी कि इसे मैं यूज़ कहाँ करूँ, मैं इसे जल्दी जल्दी यूज़ करूँ, नहीं। आप सिर्फ लिखते हो, याद करते हो, बार बार देखते हो, वो खुद ही आपके सब कॉन्शियस में सेव हो जाता है। जब आप स्पीकिंग कर रहे होते हो तो आपके माइंड में फिर खुद ही आ जाता है कि ये चीज़ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ। फिर जब आप बोलोगे तो फिर भी चांसेस हैं कि आप रॉन्ग बोलोगे, लेकिन एक टाइम आता है कि आपको फिर पता चल जाता है कि ये यहाँ पे मैंने रॉन्ग प्रपोजिशन यूज़ कर ली। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इस पे हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। जी, तो टॉपिक 3 में हमारे पास फिर सब टॉपिक्स हैं। एक तो पास्ट सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। इसमें सवारीत का एक के सेंटेंस फ्रेम फॉर सिंपल पास्ट ना, अगर मैं ठीक समझ सका हूँ तो सेंटेंस फ्रेम से उनका मतलब है कि शायद सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा हो ना, फ्रेम से कि स्ट्रक्चर। और कामरान भट्ट का भी यही क्वेश्चन के सेंटेंस जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट और स्टिल कंटिन्यूइंग। ठीक है, यहाँ भी मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैंने किस तरह से इनका आंसर दूँ जो मैं समझ पाया हूँ। सिंपल पास्ट की पहले बात करते हैं कि सेंटेंस फ्रेम की ना। स्पोकन जर्मन में मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो पास्ट की बात करते हैं ना कि आई डिड दैट, वो हम इंग्लिश वाला जो सेंटेंस है ना परफेक्ट, हम वो यूज़ करते हैं। इश habe das gemacht, ठीक है, आई हैव डन दैट। इश machte भी हम कह सकते हैं। अब इश machte है सिंपल पास्ट और इश habe das gemacht ये है परफेक्ट। हमें ये भी यहाँ पे देखना पड़ता है, अगर हम अब टेंसेस की बात कर रहे हैं, कि इंग्लिश में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, तो जर्मन में ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। उसमें सिंपल होता है पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर ना। इसी से कामरान भट्ट का ये जो कमेंट है कि जो सेंटेंस के पास में स्टार्ट हुआ और स्टिल कंटिन्यूइंग, यहाँ पे शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूस, शायद वो ये कहना चाह रहे हैं, या फिर मैं दूसरा ये समझ पाया कि ये कहना चाह रहे हैं कि एक चीज़ जो मैंने कल की थी लेकिन मैं आज भी उस चीज़ पे वो एक्टिविटी कंटिन्यू कर रहा हूँ। कि zum Beispiel ich habe gestern ähm, ich habe gestern versucht dich zu telefonieren und heute versuche ich nochmal dass ich dich telefoniere, फॉर एग्ज़ाम्पल ना। मैंने अब yesterday को और आज को इससे कंपेयर कर लिया। जी, और दूसरा जो टॉपिक था, टॉपिक नंबर 3 का दूसरा सब टॉपिक था रिफ्लेक्सिव वर्ब सेंटेंसेस। ये सवारी ने जैसे लिखा कि रिफ्लेक्सिव वर्ब के सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। तो ये जो जर्मन में और इंग्लिश में अगर हम कंपेयर करें ना रिफ्लेक्सिव वर्ब के सेंटेंसेस, तो इंग्लिश में कम होते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब के सेंटेंसेस ना। फॉर एग्जांपल हमने जैसे सीखा था स्कूल में कि आई इंजॉय माई सेल्फ ना, और जर्मन में ये थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो इसका सिंपल सा रूल ये होता है कि जब हम वर्ब सीखते हैं ना, तो डिक्शनरी से हमें पता चल जाता है कि ये जिश के साथ इसका यूज़ हो रहा है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि मैं माज़रत खा हूँ, मैं सॉरी हूँ ना, तो इश entschuldige mich bei ihnen, बाय आपके हाँ ना, आपसे मैं माज़रत खा हूँ, मैं ख़ुद से माज़रत खा हूँ। तो आप यहाँ पे जिश को ऐसे लिखते हो कि ख़ुद से, ये आप ही पे ये एक्टिविटी हो रही है ना। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि आई इंटरेस्ट माई सेल्फ फॉर एग्ज़ाम्पल ना, तो इसे भी आप ऐसे ही कहोगे जर्मन में कि ich interessiere mich für neue Musik। अब यहाँ पे फिर अगेन आपको ये भी देखना होता है कि मैं करेक्ट यूज़ भी करूँ जो उसके साथ प्रपोजिशन यूज़ हो रही है, जैसे कि यहाँ इस केस में für Musik ना, zum Beispiel। इसी तरह से इसके कॉम्प्लेक्स वर्जन भी हैं।
मोस्ट ऑफ द टाइम ये अकुजाटिव केस के साथ आता है, लेकिन सम टाइम्स ये डाटिव केस के साथ भी आता है ना कि zum Beispiel मैं अगर कहता हूँ कि मैं ख़ुद को एक नया घर अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो ये डाटिव केस के साथ आता है कि ich kann mir kein neues Haus leisten, ठीक है, kein neues Haus leisten। अब हमने ये देखा है कि मियाँ अब डाटिव की फॉर्म में आ गया और kein neues Haus, das Haus वो अकुजाटिव केस वैसे का वैसे रहा यहाँ पे। इस तरह की और भी मिसालें हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब की। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि ich danke dir जो है, आई थैंक यू, अब इसमें रिफ्लेक्सिव वर्ब का सेंटेंस नहीं है ना, लेकिन एक होता है sich bedanken ना, ich bedanke mich bei Ihnen, मैं आपके यहाँ या आपके यहाँ शुक्रगुजार हूँ। अब bedanken sich के साथ ही यूज़ होगा। हम अगर ये सेंटेंस ऐसे कहें कि ich bedanke bei Ihnen, ये रॉन्ग है। आप समझ रहे हैं? सो आपके पास दोनों चॉइसेस है यहाँ पे कि ich danke Ihnen oder ich bedanke mich bei Ihnen। दूसरा रिफ्लेक्सिव वर्ब सेंटेंस है। जी, तो टॉपिक नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है इस वीडियो के कमेंट्स में पहली एपिसोड का, कि यूजिंग चंक्स फिक्स फ्रेजेस ना। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं। मोहांते ने ये कमेंट किया था, दिस इज़ वेरी यूज़फुल टेक्निक, कि कुछ एग्जांपल भी फिर उन्होंने यहाँ पे मेंशन की कि ऑफ डेम टिश, दी एके, इंडिया ने। दिस इज़ वेरी क्लेवर इफ़ यू लर्न अ लैंग्वेज। दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर इन द टॉपिक नंबर 1 के आप अक्वायर करते हो ना लैंग्वेज बच्चे की तरह। अगर हम देखें तो हाउ इंटरेस्टिंग इज़ दैट कि बच्चा बेसिकली लैंग्वेज सारी की सारी सीखता ही चंक्स में है। बच्चे को कुछ पता नहीं कहाँ वर्ब है कहाँ एडजेक्टिव है, और बच्चा बड़े बड़ा सेंटेंस भी आपको पूरी प्रॉपर पूरी कन्वर्सेशन कर रहा होता है बच्चा। तो हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं कि हम फ्रेजेस याद करना शुरू कर देना। अब एक अप्रोच तो ये है कि जैसे ये मोहंते ने कमेंट में लिखी कि इकट्ठे प्रपोजिशन के साथ नाउन किस तरह से आते हैं ना, हम ये याद रख लें कि ऑफ डेम टिश एक चीज़ है और ऑफ डेन टिश एक चीज़ है ना, कि एक अकुजाटिव केस है दूसरा डाटिव केस है, ठीक है। हमें यहाँ पे अब उसका ध्यान रखना होता है आर्टिकल का, कि हम किस तरह से वर्ब को यूज़ कर रहे हैं उसके साथ। इसकी डिटेल किसी और वीडियो में हम देखेंगे। डी एके, अब डी एके ही रहेगा, यहाँ भी फिक्स प्रपोजिशन है, और इंडिया नया भी इंडिया नया ही होता है, फिक्स का फिक्स। लेकिन ये चीज़ वो है जो हम ग्रामर से सीखते हैं। एक दफ़ा हमने डिक्शनरी से देख ली, अपने टीचर से या अपने कोर्स बुक से सीख ली, उसके बाद हम इसे फिक्स ऐसे ही रट्टा लगाते हैं, पक्का करते हैं। इसका एक नेक्स्ट लेवल भी है जो कि उन्होंने रिक्वेस्ट भी की मोहांते ने कि यहाँ पे कि मोर कंटेंट्स ऑन चंक। तो उसमें ये है कि जब आप जर्मन से कन्वर्सेशन करते हैं, दैट इज़ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, कि आपके हर स्पीकर का जो आपका कम्युनिकेटर है, जो आपका दोस्त है या कोलीग है, आप उससे जब स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो आप ध्यान दे के वो कौन कौन से उसके फेवरेट फ्रेजेस हैं वो जो यूज़ करता रहता है। दूसरा इसका तरीका ये भी होता है कि आप लांगज़म नागिश्तन डोइचे वेले की वेबसाइट से सुनते हो, वहाँ डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह देखते हैं अपने लेवल की, तो वहाँ फिलर फ्रेजेस देखते हो किस तरह से यूज़ करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल माइना माइनुंग नाह इस एस निश जो, ठीक है। इश बिन der माइनुंग भी आप कह सकते हो। फिर इसी तरह से चैंक फ्रेजेस होते हैं कि weißt du was heute passiert ist। आपने कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है तो आप इस तरह से स्टार्ट करते हो। ये उसी तरह से है डू यू नो, इंग्लिश वाला ही है ना weißt du was। दूसरे चंक फ्रेजेस अगर मैं सोचने की कोशिश करूँ तो ja das kann ich nicht mit Sicherheit sagen zum Beispiel ना, आप इस तरह से भी। अब ये वो फिलर फ्रेज है जो बीच में जब जहाँ पे आप कम्युनिकेशन जब कर रहे थे ना, तो आप फुली एग्री नहीं कर रहे अपने पार्टनर के साथ, तो आप डिप्लोमेटिकली ऐसे यूज़ कर सकते हो ये फ्रेज़। और इस तरह की एग्जांपल्स थी, इस टाइम मेरे जहन में नहीं आ रही। इस पे लेकिन डिटेल एक वीडियो बनाई जा सकती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी, हमारा आज का लास्ट टॉपिक, ट्रांजिशन फ्रॉम इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल,
विद इंक्रीज ग्रामर एंड वोकेबलरी यूजेज ना, अनन्या ने ये कमेंट किया था। तो बेआइंस जैसे कि ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल है, डीएलजी का लेवल भी अभी यही है, इस लेवल की वीडियोस आ रही हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर कहीं से जर्मन कोर्सेज कर रहे हैं B2 लेवल के या से आइंस लेवल के, तो ऑफ कोर्स यू लर्न मोर ग्रामर टॉपिक्स, जहाँ पे फिर आपको इस तरह के सेंटेंसेस भी बनाने पड़ते हैं, या आप ग्रामर में प्रैक्टिस करते हो कि एक सेंटेंस में 4 वर्ब यूज़ होते हैं ना। फॉर एग्जांपल पासिव का ज़ात्स हो तो पासिव होगा, ठीक है, व्याडन वहाँ उसका होगा, फिर इन्फिनिटिव जो जो एक्चुअल वर्ब है उसकी फॉर्म हो गई, फिर उसमें मोडाल व्याप भी अगर हो जाए, फिर उसी में अगर फ्यूचर की भी बात आपने बतानी हो तो मैं टाइम बचाने के लिए भी एग्जांपल नहीं यहाँ पे दूंगा, ये हम नेक्स्ट किसी लेसन में कर सकते हैं, किसी एपिसोड में मैं आपको एग्जांपल्स के साथ भी ये चीज़ बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए यही कि आपको उन सेंटेंसेस को, ऑफ कोर्स व्हेन यू डू द ग्रामर एक्सरसाइजेस, आपको बार बार से आप हल तो कर लेते हो ना लॉजिकली कि अच्छा ये वर्ब की अपोजिशन ये है, ये वर्ब यहाँ पे आएगा और इस वर्ब की फॉर्म यहाँ ऐसे चेंज हुई। लेकिन जब स्पोकन आप करते हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, और दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द एडवांस लेवल, कि इतने ज़्यादा वर्ब्स के साथ वो सेंटेंस बनाना। तो यहाँ पे टिप ये होती है कि, और वोकेबलरी का भी यही सीन है ना, कि इतने ज़्यादा वर्ड्स होते हैं कि कैसे उन्हें याद रखा जाए। तो यहाँ 2 टिप्स आपको दूंगा। एक तो ये कि ग्रामर की आप जब स्पीकिंग कर रहे होते हो अपने जर्मन पार्टनर के साथ, तो आप गौर से सुने कि वो एक लंबे थॉट को कैसे कहता है, कहाँ वो 2-3 वर्ब का यूज़ करता है। मैं इसकी क्विक एग्जांपल दे देता हूँ कि दस hätte ich doch schon mal gemacht, राइट, हैटे और के मख्त के साथ उसने अब यूज़ किया ना, अपनी अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया कि काश ये मैंने पहली चीज़ कर दी होती। तो आपको देखना होता है हैटे किस तरह आया और gemacht यहाँ पे क्यों आया, माहन क्यों नहीं आया यहाँ पे। ich würde das machen, das hätte ich schon mal gemacht, इन दोनों का फ़र्क है। कॉन्जुटिव वर्ब है ना दोनों, एक प्रेजेंट और फ्यूचर के साइड पे आता है और दूसरा पास्ट माजी के ज़माने में आता है। वोकेबलरी का भी मैं टिप ये दूंगा एडवांस लेवल के लिए कि आपके जो इंटरेस्ट वाले टॉपिक होते हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड से हो तो यू रीड दोज आर्टिकल्स, जहाँ से आप वोकेबलरी, आपको फील्ड में भी हेल्प होती है, कल को आपको जॉब में भी उसकी हेल्प होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी हो। लेकिन इन जनरल अगर आप कहें ना कि मैं हर तरह की वोकेबलरी मेरे पास हो, मैं बहुत ज़्यादा एक एक्सपर्ट होना चाहूँ लैंग्वेज में, दैट इज़ देन रियली कॉम्प्लेक्स। वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। आप शुरू में सिर्फ अपने इंटरेस्ट के टॉपिक के साथ रहें, और यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि जितने आप ऊपर के हाई लेवल पे जाते हो उतना ही चीज़ें मुश्किल होती हैं, और उतना ही ज़्यादा टाइम और उतने पेशेंस के साथ आपको चीज़ें करती रहनी चाहिए। आप कंसिस्टेंट रहो, हर रोज़ 5 वर्ड 10 वर्ड नए सीखते रहो, और आप ऑनलाइन एडवांस B2 लेवल के से आइंस लेवल की डिफरेंट वेबसाइट से ग्रामर टास्क करते रहें तो आपके सबकॉन्शियस में फिर वो रहेगा। आई होप इस टिप ने आपकी हेल्प की होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। DLG के दोनों चैनल्स के लिंक दिए गए हैं, अगर आपका जी चाहा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी मुलाकात होती है अब नेक्स्ट एपिसोड में। चीज़।